एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सैलरी में देखा। सेक्शन 14, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, सेठ जी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। क्लियर? सेक्शन 14 ए बताया था, if any income is exempt then the related expenditures are disallowed. सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन बताया था सैलरी का। चार्जिंग सेक्शन में बताया था सैलरी ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, वो टैक्स का सिस्टम है हमारा सैलरी का। यानी कि सैलरी ड्यू हो गई हो या रिसीट हो गई हो, जो दोनों में से पहले हो। और नेक्स्ट बताया था एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). इसके बाद हमने सेक्शन 16 देखा था। सेक्शन 16 में डिडक्शंस देखे थे, 3 डिडक्शंस देखे थे, सेक्शन 16(1), सेक्शन 1A, सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(1) ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 व्हिचएवर इज लेस, बताया था क्यों। सेक्शन 16(2) entertainment allowances available only to a government employee, least of the following is deductible, actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary whichever is less. लास्ट बताया था प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, whatever the amount is paid or payable, whatever the amount is actually paid by the employee. अब समझ में आया? paid और payable नहीं है, whatever the amount is actually paid by the employee on this account, which one account, employment tax or professional tax, is deductible. चाहे वो एम्प्लॉयर से मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मिला तो पहले ऐड कर लो, पेमेंट जितना किया है उतना डिडक्ट कर लो। सेक्शन 17 जहां पे हम लोग की गाड़ी रुकी, और सेक्शन 17 में सब सेक्शन 1 हमने बताया था आपको सैलरी की डेफिनेशन याद होगा जितना मैंने बताया था। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कमिटेड पेंशन, छोड़ दो पेंशन नहीं आ गया, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, बोनस, कमीशन, एटीसी-सीडी, एटीसी-सीएच आया ना, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, याद आया? फिर से बोलें एक बार, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, बोनस, अलावे बोनस, कमीशन, फीस जो समझ लो, अलावेंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 80C(CD), 80C(CH), एडवांस सैलरी, दैट्स इट, इतनी चीजें क्लियर है। यानी जितना भी हम लोग सैलरी चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे वो सब सेक्शन 17(1) में डाल दिया गया एक जगह। इसमें जो नया पॉइंट आया है 80C(CH), इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें भी दिक्कत नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी को जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब टॉपिक्स आएंगे। एडवांस सैलरी हो गया, फीस एंड कमीशन हो गया हम लोग का, और वेजेस और सैलरी हो गया, पेंशन बता दिया मैंने टैक्सेबल होता है, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। बाकी जो नहीं हुए वो होते चले जाएंगे, ठीक है ना, चिंता ना करना। अब परक्विजिट्स इतना छोटा नहीं है कि तुरंत, अच्छा खासा टाइम लेगा। अलावेंसेस इतना छोटा नहीं है कि तुरंत बता दें, अच्छा खासा टाइम लेगा। बोलो ना, अलावेंसेस नहीं लिखा है क्या इसमें, छूट गया क्या? अलावेंसेस लिख देना, ठीक है। ये है एक नया आया है इसमें 80C(CH), ये 80C(CD) क्या है जरा इसके पहले बता देते हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको ये हिंट दिया था सेक्शन 7 में पॉइंट नंबर 4, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अरे हाँ, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें पॉइंट नंबर इसमें 3 मिलेगा, वैसे मैंने 4 बताया था। पहला बताया था आपको 12% प्रोविडेंट फंड वाला, याद आया होगा, 9.5% वाला इंटरेस्ट वाला, तीसरा नॉन टैक्सेबल अमाउंट जब कन्वर्ट होता है यूपीआरएफ से आरपीएफ से तो उस समय, और लास्ट मैंने बताया था सेक्शन 80C(CD), देखिए इधर आएगा, भूल गए होगे ना। ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस चल रहा है, इसके नीचे होगा,
इसके नीचे है ये, है ना? मैंने कहा ना इसमें पॉइंट नंबर 3 होगा, क्योंकि उसने 1 और 2 को एक ही साथ कर दिया है। Contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under pension scheme. अगर pension scheme जो section 80C/C/D में mentioned है, अगर कोई employer, चाहे वो government employer हो या non government employer हो, कोई भी हो, अगर employee के लिए pension fund में contribution करता है जो कि according to section 80C/C/D है, तो income मान लिया जाता है section 7 में, किसका? employee का। और income किस हेड में माना जाएगा? सैलरी। ये वही लिखा है सैलरी, यही चीज उठाकर यहाँ डाल दी। ये लिखा है इनकम माना जाएगा, किस हेड में मानोगे? वो सैलरी में लिखा हुआ है, सैलरी में आ जाएगा। बात समझ में आई? चल सकते हैं। ये सेक्शन 80CCH क्या है? ये अग्निवीर स्कीम है। जरा एक बार देख लेते हैं ये अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर का जो सिस्टम आया है वो है क्या। कहता है to induct young and talented individual into the armed forces, the Indian government launched the Agnipath scheme on itna date. Individual aged between 17.5 से 21 साल will be eligible to apply for that. Clear है? It's a tour of duty style, यानी एक तरह से आप टूर भी करो या ड्यूटी भी करो या देश सेवा करो। Scheme where individual would be commissioned as a soldier into the 3 segment of the armed forces after a job tenure of 4 years. जैसे ही 4 साल खत्म होगा, आपका 25% जो होंगे उसमें से वो परमानेंट हो जाएंगे, बाकी यानी 25% को ही सिलेक्शन होगा 4 साल बाद। अब सोल्जर इनरोल्ड इन दिस स्कीम, अब जो लोग काम करने गए हैं, मतलब जो गए हैं सोल्जर बनने गए हैं 17.5 से 21 साल वाले, उनको इतना रुपया मिलेगा एनुअली अप्रोक्स। इन द फाइनल ईयर दिस विल रेज टू इतना, हमें इससे अभी मतलब नहीं है, जो हमारे काम की चीज है वो आने वाली है। फर्दर मोर देयर आर अलाउंसेस फॉर राशन, रिस्क एंड हार्डशिप, ट्रेवल एक्सेट्रा एज एंड व्हेन एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट्स। तो इसके अलावा भी काफी सारी बेनिफिट्स मिलने हैं। डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज थी जो हमारे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, इसी से ही समझ में आएगा ये 80CCH क्यों ऐड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू गेट सेवा निधि विच इज अ सम रिसीवेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर 4 years ऑफ टेन्योर। सेवा निधि के रूप में उनको 4 साल बाद मिलेगा एक कंपनसेशन, अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कैसे जनरेट किया जाएगा, वो बता रहा है। फॉर दिस द इंडिविजुअल मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, जो काम करने गया है, जो अग्निवीर है या अग्निपथ में गया है सोल्जर, उसकी पूरी अमाउंट से 30% मंथली अमाउंट निकाल करके अग्निवीर कॉर्पस फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी उसको एंड हैंड 70% मान लो मिलेगा, 30% उसका सेवा निधि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब उसने तो ये पैसा डाल दिया। The central government will also match this contribution. जितना उसका पैसा निकलेगा उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा डालेगी। वही प्रोविडेंट फंड वाला हिसाब किताब, याद आया? याद आया? अच्छा। The central government will also match this contribution and add to the candidate's account. अब उस पर गवर्नमेंट का भी पैसा आया, अग्निवीर का भी पैसा आया, उन दोनों पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। कहता है द एंटायर प्रिंसिपल विल एक्यूमुलेट इंटरेस्ट ओवर 4 years। ठीक है, एंड एप्लीकेंट विल गेट अ मैच्योरिटी कॉर्पस ऑफ ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट टू इंश्योर ऑल इनकम अंडर दिस हेड, अंडर दिस इनकम रिमाइन टैक्स एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री। द अथॉरिटी इंट्रोड्यूस सेक्शन 80CCH डिडक्शन। एम्प्लॉयर से जो मिलेगा तो पहले ऐड करोगे फिर माइनस करोगे, तो उससे अच्छा एग्जेम्प्ट कर दो, वही वाला प्रोविडेंट फंड वाला। और जो ये सोल्जर है या अग्निवीर है, उसको उसकी सैलरी में जुड़ा हुआ है, उसने उसी में से कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। किस सेक्शन में? 80CCH में। अब क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? बस इतना सा ही था इसमें। सबसे माफ है, पूरा पैसा माफ होगा, इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी।
इसमें कोई भाई कैसा था गवर्नमेंट वाला स्कीम, कैसा था स्टैट्यूटरी वाला, क्या था? सब माफ 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 माफ, बात खत्म। तो यहाँ भी सब माफ माफ माफ। अब बात समझ में आई? जैसे वहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड था, वैसे यहाँ पर ये हो गया। क्या दिक्कत है क्या? अब कोरिलेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना सा था। आते हैं इम्पोर्टेंट, द मोस्ट जो इस पूरे चैप्टर की आत्मा है वो किसमें है? सेक्शन 17(2) में है। और ये इतना नहीं पूरा टाइम लेगा, आप जितना भी टाइम लेना है बस इसी चैप्टर को, इसी में ही जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने के पहले 17(3) खत्म करके किनारे हो जाएगा, आए ना, खत्म कर देते। उसके बाद हम लोग आराम से केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, नॉर्मली अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स मिला करके, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नाम से ही पता चल रहा होगा वेतन के स्थान पर लाभ। हाँ या ना? वेतन के स्थान पर क्या है ये? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी यू वेर एलिजिबल टू गेट द अमाउंट, मीन्स यू आर नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी, आपको सैलरी नहीं मिल रही, बट दैट वुड बी ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ सैलरी। या अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ सैलरी यू आर गेटिंग द हैंडसम अमाउंट दैट इज नॉट नोन एज सैलरी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ सेंस। सर समझ में नहीं आ रही बात? आप कह रहे हैं माना जाता है, नहीं माना जाता है, मतलब क्या है? मैंने कहा सैलरी नहीं मिल रही लेकिन हमने उसको सैलरी माना, या सैलरी मिलनी चाहिए थी उसके बदले हमें एक हैंडसम अमाउंट मिला, उसको हम सैलरी मान रहे हैं। क्या कभी किसी को जॉब से निकालने के बाद सैलरी मिलते हुए देखा है क्या? निकालने के बाद एक्सपेल की बात मैं कर रहा हूं। मैं अगर कहूं क्या किसी को कोई जॉब मिलने के पहले की सैलरी मिलते हुए देखे हैं क्या? आज देखेंगे, ठीक है ना। ये है सेक्शन 17(3). असल में इसको अगर हम प्रैक्टिकल बताएं तो हमारे समय में एक मायावती जी का वो चलता था, क्या कहते हैं, हाँ, यूपी में उन्हीं का ही था। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, समूह ग की परीक्षा, मीन्स सी कैटेगरी की। तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल के थे वो शॉप के आगे फॉर्म वार्म खरीदना शुरू किए। हम तो देखते भी नहीं थे, मोड़ करके भी देखो तो लोग बिल्कुल अवॉइड, हमें ये करना है, बात खत्म, हम कुछ और नहीं देखेंगे। तो वो लोग अपना देखते थे, उन्हीं के मुंह से सुने निकला है, तो मैंने कहा ले लो। हम मुंह फेर करके खड़े हो गए अपना तो लिए भी, एग्जाम दिए सब, रिजल्ट आया, बड़े खुश, स्कीम में निकल गए। तब तक सरकार बदल गई, मुलायम आ गए कॉल लेटर जाना था, तब तक मुलायम आ गए, उन्होंने सबको रोक दिया, हम अपनी नहीं भर्तियां करेंगे, कैंसिल है पुरानी वाली। अब सब चले गए कोर्ट, जाहिर सी बात है जाएंगे ही। अब कोर्ट का डिसीजन मालूम है 2 या 4 दिन तो लेता ही है, हाँ 2 महीना लेता है। कितना? 2 4 6 8 10। अब इसका मतलब यह है जिन लोगों ने कोर्ट में केस दाखिल किया है उस उम्मीद पर बाकी सारे कैंडिडेट भी घर पे हाथ धरे बैठ जाएं और घर का खाना खाते रहें, घर बेच बाच करके, और इंतजार करें कि डिसीजन आएगा मेरे फेवर में तो हम जॉब ज्वाइन करेंगे 10 साल बाद। अरे उसमें से कई लोग दूसरी जॉब ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग देश छोड़कर चले गए, कुछ दुनिया छोड़कर चले गए, है कि नहीं? कुछ लोगों ने दूसरी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ ली, कुछ लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग इनएलिजिबल हो गए, मतलब कई सारी बातें हो गई उन 7-8 सालों में या 4-5 सालों में, जो भी हो। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ये आया कि नहीं नहीं, गलत हुआ है इनके साथ, बुलाओ सबको। अब किसी का पता बदल गया, किसी का शहर बदल गया, यानी 100 में से 95 कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर हो गए। नहीं समझे? अब इतना दिमाग में नहीं, हम तो अब कहानी बता रहे मिर्च मसाला लगाकर। शुरुआत सच्चाई से हुई थी, आगे सब मिर्च मसाला है, मालूम नहीं क्या हुआ था तो हुआ क्या कि अब कौन जाएगा? 100 में से 95 96 तो निकल गए वैसे ही,
अब 2 या 4 लोग पहुंचेंगे, मान लेते हैं, जिनको अच्छी जॉब उस स्टैंडर्ड की नहीं मिली थी, उनको कॉल आया, वो गए अपना। क्या वो एम्प्लॉय थे उन 5 सालों में जब कोर्ट केस चल रहा था? नहीं, दे वर नॉट द एम्प्लॉय। लेकिन अब जब उनकी हाँ हुई है तो क्या वो एम्प्लॉय हो जाएंगे? हाँ। तो आज के बाद जो मिल रहेगा दैट इज द पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन उन 5 सालों का कंपनसेशन इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, लाखों रुपए मिल जाएंगे बैठे बैठे। अब बताओ, क्या ये सैलरी है? हाँ, अदरवाइज ये सैलरी नहीं मानी जाती। अगर यहाँ ये सेक्शन नहीं होता तो सैलरी कैसे मान सकते हो? क्योंकि उस समय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो था ही नहीं उस ड्यूरेशन का। लेकिन सैलरी के बदले ही तो मिला है, प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अब समझ में आई बात? एनी पेमेंट। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, एक एम्प्लॉय है, उसको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, तो वो दौड़ा दौड़ा कोर्ट में गया। एक था बिजली विभाग में, तो उसने अपनी कहानी बताई थी हमको कि उसको किसी केस में निकाल कर बाहर कर दिया गया, वो कोर्ट केस लड़ा। अब आगे क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन अब मिर्च मसाला लगाकर बता देते हैं। तो वो इंतजार कर रहा था अपने कोर्ट के डिसीजन का, जिस दिन आएगा ना, बदला नहीं सर उस दिन मेरे पास लाखों रुपए होंगे, तो वेट कर रहा हूँ उस दिन का, और जीतना तो पक्का है मेरा। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि वो जीत गए होंगे। अब अगर वो केस जीत गए 8 साल 10 साल 12 साल बाद, तो अच्छा खासा इन 10-12 सालों का उनको कंपनसेशन मिला होगा। एम्प्लॉय तो थे नहीं, ड्यू हुई नहीं सैलरी, रिसीट हो गई, हाँ या ना? लेकिन सैलरी तो नहीं है, कंपनसेशन है। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो क्या उसको सैलरी मान सकते थे? तो एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी हमको पैसा मिल रहा है और एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के पहले का भी पैसा मिल रहा है, दोनों केस आ गए। बात समझ में आई? तो ये सैलरी ही माना जाता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। Compensation from employer or former employer in connection with termination or modification in the terms of the employment. Termination or modification in the terms of the employment. Any payment due to or received from any person. यहां पर ये नहीं लिखा है किससे मिला, किससे मिला? पर्सन से, एम्प्लॉयर से नहीं मिला। ऊपर देखो लिखा है एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिला है, क्योंकि जिसके हम जॉब करते थे उसने निकाल दिया, बाद में हमको पैसा दे दिया, तो वो मेरा एम्प्लॉयर था, तो उसी से मिलेगा। फॉर्मर एम्प्लॉयर या आज वाले एम्प्लॉयर। मान लो हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं आज की डेट में, उसने हमसे कहा कि देखिए हम आपको हर महीने 50,000 देंगे और 3 साल बाद 80,000 कर देंगे आपकी सैलरी। क्या कर देंगे? 80,000। आज वो तीसरा साल आ गया, हम दौड़े दौड़े गए मालिक के पास, मालिक मालिक। बोला क्या है? मैंने कहा मेरी सैलरी अब 80,000 करो, दांत दिखाते हुए। तो उसने कहा बैठो। क्या बोला? बैठो। कहा देखो भाई, मंदी बहुत चल रही है दुनिया में, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, 20-20 हजार में मिल जा रहे हैं सड़क पर। 40,000 में करना है कितने तो करो, नहीं तो भाई रफा दफा हो जाओ। मैंने कहा मालिक आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अब बात दूसरी हो गई, निकालने वाली। अब तक गए थे 50 का, अब कह रहे हैं 50 को 40 कर रहे हो तो निकाल नहीं सकते। मैंने कहा आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था मालिक। कहा दिखाओ। उसमें लिखा था कि अगर कभी टर्म्स कंडीशन में वो चेंज करेगा मालिक, तो हमको 5 लाख रुपए कंपनसेशन देगा। अगर उसने हमको निकाला तो हमें 10 लाख रुपए देगा। अगर टर्म्स कंडीशन में चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, तो 5 लाख रुपए देगा, निकाला तो 10 लाख रुपए देगा। मैंने कहा आप दे दो, हम 40,000 पे एग्री हैं, 5 लाख दे दो, निकाल रहे हो तो 10 लाख दे दो। नहीं समझे मेरी बात? तो देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, और देयर इज अ चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। हाँ या ना? तो वो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो निकालने के लिए हो चाहे मॉडिफिकेशन के लिए हो। तो उस केस में जो हमें कंपनसेशन मिलेगा दैट इज ऑल्सो नोन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हाँ या ना? दूसरा, ये तो समझ में आया क्या क्या होता है। दूसरा मैंने कहानी बताई, बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन। ज्वाइनिंग के पहले का कुछ पैसा मिलना, हम वहां एम्प्लॉय नहीं थे, और ज्वाइनिंग के निकालने के बाद का कुछ पैसा मिलना।
हाँ या ना? तो कहता है एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। पहला मैंने बताया टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट अगर हमको कोई कंपनसेशन मिलता है तो, बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन हमको कोई कंपनसेशन मिलता है तो ये हमारा सैलरी माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट, कोई भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर हमें मिलता है इंक्लूडिंग बोनस, तो वो की मैन क्या होता है? जैसे वो चाबी घुमाते हैं ना, की मैन होता है। हाँ, की मैन कौन होता है? की मैन का मतलब जो चाबी का छल्ला लेकर ऐसे घुमाता है वो। हाँ, अरे कुछ बोलोगे, खजूली हो रही है। हाँ बोलो। जो कंपनी का की मैन के डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, की मैन कंपनी का क्लर्क हो सकता है क्या, अकाउंटेंट हो सकता है क्या, पियून हो सकता है क्या, सब हो सकते हैं। अब बोलूं आगे? नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसके हमारे बिजनेस में रहने से हमें फायदा होता हो और जिसके जाने से घाटा होता हो, वो हमारा की मैन है। ही मैन, की मैन है। नहीं समझे? अब कैसे? जो हमारे की मैन होते हैं ना, उसको तोड़ने के लिए हमारे कंपटीटर भी लगे रहते हैं, और कभी कभी की मैन खुद इगोइस्ट इतना हो जाता है कि निकलना चाहता है। नहीं समझे? तो ऐसे लोग जो बिजनेस में रहते हैं, जिनके रहने से हमारे बिजनेस में बिजनेस बढ़ता है या प्रॉफिट होता है, हम नहीं चाहते कि ये निकल करके हमारे कंपटीटर के यहाँ चला जाए या हमारी जॉब छोड़ दे हमारे यहाँ, उसको हम कहते हैं की मैन। तो ऐसे लोगों का हम इंश्योरेंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। तो कहता है कोई भी ऐसा अमाउंट जो मिलता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट इंक्लूडिंग बोनस, ऐसे लोगों को वो भी सैलरी के अगेंस्ट ही मिलता है। ठीक है ना? बात समझ में आई? अरे बोलो ना। की मैन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ही रिलेशनशिप हो। सर आप तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। चूंकि सैलरी का पॉइंट था तो मैंने कहा एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉई को अगर की मैन मानता है तो की मैन हो गया। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर अपने कॉन्ट्रैक्टी को की मैन मान रहा है तो मान सकता है, बिल्कुल, उसको उससे वहां से बिजनेस मिलता है, ढेर सारा बिजनेस मिलता है। कॉन्ट्रैक्टी उसको बिजनेस ला करके देता है या अपना बिजनेस का सारा देता है, वो उसके लिए की मैन है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्टी नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्टर भी गया। एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को भी की मैन मान सकता है। क्या बोला मैंने? ये सब इनकम टैक्स में आगे पीछे चीजें दी हुई है, जरा ढंग से समझना। एक ही जगह समझ लोगे तो झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ले सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैं उसी को काम देता हूं, मेरे लिए वो की मैन है क्योंकि मेरा अच्छा काम करके देता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मुझे आज तक मिला नहीं। तीसरा, प्रिंसिपल अपने एजेंट का। ढंग से सुनना, इसको अगर कुछ हो गया, यानी कि ये अगर हो सकता है डेथ हो जाए, हो सकता है ये जॉब छोड़ दे, हाँ या ना, तो हमने इसका इंश्योरेंस करवाया है, की मैन इंश्योरेंस। अगर इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो की मैन इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। जितना भी पैसा, मान लो इसको 10 लाख मिला, इसने इसमें से 6 लाख उठा करके किसको दे दिया? एम्प्लॉय को। और अपने पास कितना रखा? बेसिकली कराया क्यों था? वो इसलिए कराया था कि इसके चले जाने से
तेरे जाने से तेरे आने से बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस घटता है कि नहीं? गाना है ना? हाँ, नहीं सुना है? नहीं सुना है गाना? कसम से नहीं सुना है? अच्छा, तुम लोग नए गाने सुनते होगे ना? पुराने गाने सुनते होगे? तो पुराना गाना है तो सुने क्यों नहीं? अरे अच्छे गाने होते हैं। हम 90s का ठप्पा तो लगा हुआ है कि सुनेंगे तो 90s वाले ही अच्छे होंगे। तेरी याद आ रही है, आ गया ना? तो ये भी वही है। 6 लाख रुपए, चलो इतना ज्यादा क्यों देगा, जब चला ही गया है तो 2 ही लाख देगा, और 8 लाख अपने पास रखेगा, ठीक है ना? तो इसको कितना मिला एम्प्लॉय को? 2 लाख। ये इसके लिए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है एक तरह से। मान लो डिसेबल्ड हो गया, घर पे बैठ गया, तो इसको 2 लाख जो मिलेगा, जाहिर सी बात है मालिक को दया आएगी कि भैया वो डिसेबल हुआ है, दे दो 2 लाख रुपए। इसको नुकसान हो रहा था एम्प्लॉयर को। वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉयर को। क्योंकि इसके रहने और ना रहने से फायदा या घाटा किसको हो रहा था? तो उस घाटे को पूरा करने के लिए कल ये बंदा ना रहे तो हमको घाटा हो जाएगा, मैं इसका इंश्योरेंस करवा लेता हूं, और अगर ये कहीं चला गया या दुनिया छोड़ दिया तो हमको वो पैसा मिल जाएगा एज अ कंपनसेशन। बात समझ में आई? तो इसको पैसा मिला, ये डिसेबल्ड हो गया था, इसने 2 लाख रुपए इसको दे दिया, 8 लाख अपने पास रखा। ये किस लिए रखा था अपने पास? क्योंकि इसको बिजनेस का नुकसान हो रहा था। क्या इससे वो पूरा होगा? हाँ, कुछ हद तक पूरा होगा। ये इसके लिए पीजीबीपी की इनकम है। तो जब पीजीबीपी चैप्टर पढ़ोगे, बिजनेस की इनकम है, क्योंकि बिजनेस लॉस के अगेंस्ट मिला है। तो जब सेक्शन 28 पढ़ोगे तुम लोग पीजीबीपी में, चार्जिंग सेक्शन, तो वहां ये सेक्शन मिलेगा कि देखो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 28 में भी कवर होगी। तो वहां पर उसका मतलब इस वाले हिस्से से है। किस वाले हिस्से से? 8 लाख रुपए से। और 2 लाख रुपए वाला ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 बोल रहा है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? इसका क्या करें? कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि तुम ये काम करो, तुम्हारे रहते हुए मेरा बिजनेस अच्छा। अब बिजनेस तो इसका है ना, ये तो अपना काम करवाता है उससे, बिल्डिंग बनवाता है, ये है वो है। कोई भी करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर का करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का करवा सकता है, जिसको दूसरे से फायदा मिलता हो। अब अगर मान लो इसका तो बिजनेस है, इसका नॉन बिजनेस है, तो इसके हाथ में जो पैसा रहेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस है नहीं कॉन्ट्रैक्टी का, और इसका बिजनेस का नुकसान था, तो इसको जो पैसा मिलेगा वो पीजीबीपी में जाएगा सेक्शन 28 के हिसाब से। अब मेरी बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल और एजेंट में इसके पास जो पैसा रुक जाएगा की मैन इंश्योरेंस का, इसके लिए ये की मैन है, क्योंकि ये एजेंट रहता है ना, मेरा सेल 10 करोड़ हो जाता है साल भर का, दूसरा एजेंट रहता है ना 2 करोड़ करता है, तो मेरे लिए की मैन है। अगर कल इसको कुछ हो गया तो हमारा बिजनेस खराब होगा, तो इसके लिए इसने इसका इंश्योरेंस करवा लिया। तो प्रिंसिपल को जो पैसा मिलेगा, मान लो 8 लाख रुपए इसने रोक लिया अपने पास, तो ये इसका बिजनेस के नुकसान के अगेंस्ट के है, तो पीजीबीपी में। और इसको जो मिला, चूंकि इंप्लॉय तो है नहीं, सैलरी मिल नहीं रही है, ये अदर सोर्सेज। समझे मेरी बात? बोलो। अब मैंने यहां पर ये छोड़ देते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं, ठीक है, हो गया, डन। तो तुम लोग को अदर सोर्सेज में भी पढ़ने को मिलेगा की मैन इंश्योरेंस, तो ठीक है, पता चल गया ना क्या मिलेगा, किस हिस्से की बात कर रहे हैं हम। जब हम अदर सोर्सेज में की मैन की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। पीजीबीपी में जब बात करेंगे इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। और जब सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी में अभी हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। अब क्लियर है? हो गया खत्म। सेक्शन 17(3) डन 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 डन।
3 पॉइंट बताए थे। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और received by any person from its present or from its employer or former employer against the termination or modification in terms of conditions of employment। दूसरा बताया any compensation due to or received from any person before joining or after cessation of the employment। और तीसरा मैंने बताया कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बात कर इंक्लूडिंग बोनस। आते हैं सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स। सुने, हिंदी में कहते हैं इसको अनुलाभ। क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 तरह से बेनिफिट दे सकता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। या तो जो बेनिफिट मिलता है या तो इन कैश मिलेगा या इन काइंड मिलेगा। अगर कैश में दिया जाता है तो नॉर्मली नॉट ऑलवेज 99.99% वो थोड़ा छूटा हुआ है, क्योंकि एक मेडिकल सुनोगे, मेडिकल कंपनसेशन के बारे में जानोगे, परक्विजिट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लेकिन देखेंगे कि उसमें कैश भी मिलेगा तो भी वो परक्विजिट है, ठीक है ना। तो फिलहाल नॉर्मली दिस इज इन कैश एंड दिस इज इन काइंड, दिस इज नोन एज परक्विजिट्स। पक्का देखा जाए परक्विजिट्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। These are the benefits in addition to normal salary to which the employee has a right by virtue of its employment or terms and condition of the employment. Perquisites includes, पहले यहां पर ये वर्ड नहीं लिखा था एज पर रूल्स, अब ये रूल्स पे चला गया है, लेकिन कंसेप्ट सेम है, तो तुम लोग को अभी इससे कोई लेना देना नहीं। तो एज पर रूल्स पढ़ने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ गया कैसे गया तुम लोगों से कोई लेना देना अभी नहीं है फिलहाल। तो कहा गया अगर परक्विजिट्स में शामिल है रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बुलाता है इधर आओ, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बुलाता है इधर आओ, एम्प्लॉय जाता है, कहता है कहाँ रहते हो, कहता है इस एरिया में रहता हूँ, अपना घर है या किराए का घर है, तो कहता है किराए का घर है। याद आ गया क्या पिछला क्लास? अच्छा, कहता है किराए का घर है, तो कहता है कि क्यों देते हो किराया, मेरे पास भी घर है, छोड़ दो वो घर, और वो जो घर दिख रहा है तुमको, जाओ उसमें रहो। अब ये फूल करके कुप्पा हो गया, तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, घर का ऐसे दरवाजा खोला, सुन लो, उस घर के अंदर सांप बिच्छू मधुमक्खी और क्या होता है वो स्पाइडर, क्या कहते हैं उसको, मकड़ी, ठीक है ना, वो सारी चीजें थी, जाले वाले लगे हुए थे। न वहां बेड था, न अलमीरा थी, न फ्रिज था, न एसी था, न कूलर था, न कुछ था। इसको हम कहते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी आपको तो घर मिलने से मतलब था एंड यू गॉट इट। अब सफाई करके रहो। दूसरा, मालिक में इधर आओ, कहाँ रहते हो, इधर रहते हैं, अपना घर है नहीं मालिक, किराए का घर है। क्यों रहते हो किराए के घर में, वो जो घर दिख रहा है ना, जाओ उसमें रहो। तो ये फूल कर क्या हो गया, कुप्पा हो गया। तुम लोग को तो पहले से ही मालूम है। फूल कर कुप्पा हो गया, ये दौड़ा दौड़ा गया, दरवाजा खोला और देखता क्या है, बेड भी है, फर्नीचर भी है, अलमीरा भी है,
एसी, कूलर, फ्रिज सब है, इसको कहते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। दोनों में फर्क क्या है? एक घर तो था ही था, दोनों में एक चीज कॉमन है, घर था, एक में फर्निशिंग आइटम्स थे, एक में फर्निशिंग आइटम्स नहीं थे, बस। लेकिन इसको मतलब किससे था? घर से था या फर्निशिंग आइटम से था? घर से था, घर से था। मेरी बात समझना। तो पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें फर्निश्ड भी आएगा और अनफर्निश्ड भी आएगा। अब क्लियर है? रेंट फ्री फर्निश्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, दैट्स इट। दूसरा है कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। इधर आओ, घर चाहिए? वो जो घर दिख रहा है ना, जाओ उसमें रहो, मालिक किराया अरे दे देना 4,000 रुपए। वहां कितना देते हो मालिक? वहां 8,000 देते, दे देना तुम 4,000। नहीं समझे? इसको हम कहते हैं कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। आपको घर मिला है तो ये जो 4,000 है क्या है? ये अलावेंसेस है या परक्विजिट है? 4,000, 4,000 जो कैश में। अरे बोलो ना, ये 4,000 परक्विजिट्स है या अलावेंसेस? जो 4,000 जो मिला है वो परक्विजिट्स है या अलावेंसेस? परक्विजिट्स। इतनी मार खाओगे। अरे भाई ये तो उल्टा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले रहा है। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में देता है तब अलावेंसेस होता है ना। उल्टा मालिक मांग रहा है अपने एम्प्लॉय से 4,000 दे देना। तो ये अलावेंसेस है, कुछ नहीं है। लेकिन कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है, नहीं समझे? रेंट में कमी हो गई, पक्की बात है। बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को, ये नहीं कि सर ये अलावेंसेस है क्योंकि कैश कैश है। भाई एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के पास नहीं जा रहा, एम्प्लॉय से उल्टा एम्प्लॉयर के पास आ रहा है, मालिक के पास आ रहा है। मालिक दे नहीं रहा, उल्टा मालिक ले रहा कि भैया उसका किराया 12,000 बनता है, तुम 4,000 ही देना। नाउ यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹8,000। अब बात समझ में आई? तो दो मैंने बताया, पहला बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें दोनों आ जाएंगे फर्निश अनफर्निश। कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, इसमें भी दोनों आ जाएंगे फर्निश और अनफर्निश। देखा जाएगा, 2 मिनट का काम होगा, यानी जिस समय ये कंप्लीट होगा हार्डली इट विल टेक 1 मिनट टू कंप्लीट। ठीक है? तो परक्विजिट में दोनों चीजें समझ में आई। तीसरा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, any sum paid by the employer in respect of any obligation on behalf of the employee। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अब पढ़े? देख तो कैसे पल्ले पड़ता है। मालिक क्या तुम्हें घर ही दे सकता है क्या रहने के लिए, फायदे के लिए? घर के अलावा क्या टीवी, फ्रिज नहीं दे सकता? दे सकता है। फर्नीचर दे सकता है, गाड़ी दे सकता है। ये परक्विजिट्स ही तो है। और क्या चाहते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज इन काइंड दे सकता है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या तो फ्री में देता है या कंसेशनल रेट पर देता है, या तो फ्री में या कंसेशनल रेट पर। पक्की बात है? तो कहता है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, यानी ऊपर घर के अलावा छोड़ दो, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए या कंसेशनल रेट पे। किसको? केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? 3 तरह के होते हैं लोग जिनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा जाता है। कितने तरह के? पहला वो जो कंपनी का डायरेक्टर हो, दूसरा वो जो किसी फर्म वगैरह में हो और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो। क्या हो? मैंने बताया था डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है कंपनी का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बताया था। तो कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी कोई डायरेक्टर है तो वो अपने आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, सोचना ही नहीं। दूसरा, अगर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हो, यानी किसी के पास उस फर्म का, कंपनी का 20% से अधिक का वोटिंग पावर हो। 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बार बार बताया है।
कंफ्यूज हो रहे हो, 10% वहां से ले रहे हो ना, ठीक है छोड़ दो उसको। 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस 20% समझो हमेशा हर जगह। जिसका मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें 20% का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी है तो उसमें 20% का वोटिंग पावर है, ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? तो अगर किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, और तीसरा वो जिसकी मॉनिटरी सैलरी पर एनम 50,000 रुपए से अधिक। नॉर्मली आज के डेट में सबका वही हो जाता है, 50,000 से अधिक हो ही जाता है, एक पियून का भी हो जाता है कि नहीं? मॉनिटरी चेंज नहीं किया गया है, जबकि चेंज हो जाना चाहिए था अब तक। तो 3 पहला बताया गया डायरेक्टर, दूसरा बताया गया हाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और तीसरा बताया गया मॉनिटरी सैलरी कितनी 50,000 से ऊपर। इन 3 लोगों को हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। तो इन एम्प्लॉयज को कोई भी सामान दिया जाए, चाहे फ्री में चाहे कम दाम पर, ये हमारा परक्विजिट माना जाएगा। 3 चीजें बता दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, any benefit provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate, only in the case of a specified employee. Any obligation of the employee is met by the employer, any obligation of the employee is met by the employer, any obligation, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी थी और एम्प्लॉयर उसको पूरा कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी? पूरा कौन कर रहा है? वो परक्विजिट से। और बहुत ही एक थिन लाइन है दोनों में डिफरेंशिएट करने की, देखें पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद इसको देखते हैं। एनी सम पेड टू अफेक्ट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी, छोड़ दो। एनी अमाउंट पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय मींस पेमेंट अगेंस्ट द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर एक एम्प्लॉयर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है तो वो भी आपका परक्विजिट्स है। अरे बोलो ना, मैंने अभी तक क्या बताया? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, any benefit provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. The obligation of the employee is met by the employer, any sum paid to get an assurance of life of the employee. अभी तक 5 पॉइंट बताए। 6th, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स देता है, क्या आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, एम्प्लॉय की तरह मालिक बनकर काम करो ना, थोड़े शेयर ले लो, सस्ते दाम पर दे देंगे, मार्केट में 500 रुपए का शेयर बिकता है, हम आपको 100 रुपए का दे देंगे। तो इसका 2 फायदा होगा, एक तो आप कंपनी से डायरेक्ट कंसर्न हो जाओगे, कंपनी का फायदा आपको अपना फायदा नजर आएगा, कंपनी का नुकसान आपको अपना नुकसान नजर आएगा, हाँ या ना? दूसरा, आप मन से काम करोगे, क्यों? लेकिन ये बेनिफिट तो मिला ना, 500 का शेयर 100 रुपए मिला, तो कंपनी इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट ऑफ ₹400। नाउ दैट वुड बी ट्रीटेड एज एन परक्विजिट टू यू। बात समझ में आई? अब आते हैं, टाइम लेगा, याद रखना, दिमाग पे ये मत सोचना बड़ी जल्दी जल्दी सर बताकर खत्म कर दीजिए, पूरा 1 हफ्ता लेगा। हाँ सब मिलाकर अब इसी पर ही तो बात होगी सब, और क्या बचा है? परक्विजिट्स अलाउंसेस कैलकुलेशंस, बात खत्म। सुने इधर, पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ the value of any benefit provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. The obligation of the employee is met by the employer, any sum paid to get an assurance of life of the employee, हाँ या ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, कहा गया कि इन 3 चीजों में अगर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉय के लिए और वो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है मिला करके, मेरी बात समझ में आई?
अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इन 3 अकाउंट्स में कोई कंट्रीब्यूशन देता है और इन 3 अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन मिलाकर 7.5 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा? परक्विजिट्स। द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, इंडिविजुअल या ज्वाइंटली, तो कहा गया द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द एसएससी बाय द एम्प्लॉयर टू द एक्सटेंट इट एक्सीड्स 7,50,000 इन अ प्रीवियस ईयर। कौन कौन से वो 3 अकाउंट है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% से ऊपर तो माना ही जाता है, लेकिन सारा का सारा अमाउंट यहां पर भी रख लो जितना भी है। इन द स्कीम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 80CCD, याद आया होगा 80CCD पेंशन स्कीम। और तीसरा इन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। 3 अकाउंट है। पहला आरपीएफ, सुपरएनुएशन फंड और 80CCD। आरपीएफ की कहानी मालूम है, 80CCD पेंशन फंड की भी कहानी मालूम है। सुपरएनुएशन फंड बेसिकली होता क्या है? एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद काफी डिफरेंट बेनिफिट्स देता है, हाँ या ना? कई बार वो बेनिफिट हम लोग एक्यूमुलेट करके देते हैं, भैया ना ये देंगे, ना ये देंगे, ना ये देंगे, हम तुमको मिला करके ये देंगे। सुपरएनुएशन फंड। सेक्शन 80CCD पेंशन फंड रिटायरमेंट के बाद, प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद, और हमारा सुपरएनुएशन फंड रिटायरमेंट के बाद। बेसिकली तीनों रिटायरमेंट के बाद के ही, यानी आपके लिए तैयारी कब की चल रही है? रिटायरमेंट के बाद की। एम्प्लॉयर पैसा कब लगा रहा है? आज। तो आज अगर वो इस साल आपको 7.5 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहा है तो वो परक्विजिट्स। क्लियर हुआ? पहला मैंने बताया आरपीएफ, सुपरएनुएशन फंड, 80CCD, इन 3 में मिलाकर 7.5 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। इसमें कोई भी एनुअल एक्रीशन होता है, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, कुछ भी एनुअल एक्रीशन, बढ़ेगा ही पैसा? नहीं बढ़ेगा, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? परक्विजिट्स। देखा जाएगा, इसके लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इत्मीनान से करेंगे, चिंता ना करना, बस इतना जान लो ये भी हमारा परक्विजिट्स है। The value of any other fringe benefits as may be prescribed except mobile and telephone। तो मोबाइल एंड टेलीफोन को भैया किनारे फेंको। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है दैट इज नॉट द बेनिफिट, या नॉन टैक्सेबल बेनिफिट है, उसको किनारे। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, तो ये फ्रिंज बेनिफिट होते क्या है? फ्रिंज बेनिफिट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है मालूम है? नहीं मालूम है? हम इसलिए लिख देते हैं ताकि हम भूलने ना पाए। आनुषांगिक लाभ। ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपको एम्प्लॉयर ने लोन दे दिया सस्ते दाम पे, बैंक से लेते हैं ना तो 12% पड़ता, एम्प्लॉयर ने आपको 5% पर दे दिया। एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दी, ये लो क्रेडिट कार्ड, जाओ यूज करो, खर्चा हम देखेंगे, जो इसके एक्सपेंसेस होंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे। जाओ वो जिम हमने खोल रखा है, जाओ एक्सरसाइज करो। मेरी बात समझना, ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स ही तो है। ये फर्नीचर ये है, ले जाओ 100 रुपए दे देना इसका, ले मत जाना। तो देखो ना, एक एम्प्लॉयर, ये टीवी पड़ी हुई है, जाओ 5,000 में ले जाओ। ये स्कूटर पड़ा हुआ है, 3,000 दे देना। मेरी बात समझना, ये फ्रिंज बेनिफिट्स ही तो हैं। ये स्कूटर पड़ी है, जाओ यूज करना, हम बेच नहीं रहे तुमको, जाओ ऐश करो। दोनों है, या तो हम उस एसेट्स को यूज करने का बेनिफिट दें या सस्ते दाम पर बेच दें, दोनों चीज। अच्छा, ये टीवी है, 5,000 दे दो, ले जाओ, यहाँ ले जाओ टीवी, यूज करो, वापस कर देना। वापस कर देना मतलब जब तक तुम एम्प्लॉयमेंट में हो तब तक यूज करो। मेरी बात समझिए, दोनों तरह के फायदे। ये सारी चीजें क्या है? फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स हैं, जो नॉर्मली एक एम्प्लॉयर शुरू में तय नहीं करता अपने एम्प्लॉय से। जब वो एम्प्लॉय बन जाता है तो वो धीरे धीरे कभी ना कभी वो देता रहता है।
अरे बोल लो ना, इसी को हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। जबकि आपको अगर घर दिया जाएगा तो शुरू में ही लिख लिया जाएगा, आपको घर मिलेगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, फलाना मिलेंगे, डिमाका मिलेंगे, वो शुरू में ही तय रहता है, वो परक्विजिट्स या अलावेंसेस कहलाते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है वो नॉर्मली फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? वापस आए, कितने पॉइंट हुए जरा एक बार देखा जाए। सेक्शन 17(2) की डेफिनेशन कंप्लीट है। पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, the value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. The obligation of the employee is met by the employer, any sum paid to get an assurance of life of the employee, employee stock option plan, फ्रिंज बेनिफिट्स 7.5 लाख रुपए से ऊपर का इन तीनों में कंट्रीब्यूशन, और इसमें एनुअल एक्रीशन। याद रहेगा? फिर से बोलें एक बार। हमें बोलने में दिक्कत नहीं है, तुम लोग को दिक्कत ना हो तो याद तुम लोग को करना है। एक बार सोच लो फिर पूछते हैं सबसे पारी पारा। एक वार्न निकली थी कि सीए रखना है, जिसको जिसको इंटरव्यू देना है, वैकेंसी है कंपनी में, आ जाए। तो सारे सीए पहुंचे, एक सीए पहुंचा तो कहा, पूछा उससे कंपनी ने, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम आवर साइड, मींस व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। तो उसने कहा कि सर देखिए कुछ ज्यादा नहीं है मेरी एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट वांट ओनली ₹1 लाख एज अ सैलरी पर मंथ एंड 1 कार, 1 बंगलो एंड 1 डोमेस्टिक सर्वेंट। तो कंपनी का बस इतना सा, हमने तो आपके लिए कुछ और सोचा था। उसने कहा क्या? उसने कहा कि 2 लाख रुपए की सैलरी हमने सोच रखी थी आपके लिए, आप तो 1 ही लाख मांग रहे हो। हमने तो सोचा था आपको एक बड़ा सा बंगला देंगे, 3 BHK वाला बंगला देंगे, और 2-4 डोमेस्टिक सर्वेंट माली वगैरह दे देंगे, कुक वगैरह दे देंगे, फॉरेन ट्रिप भी देंगे, और कार तो मिलेगी लग्जरी। हमने तो ये सोचा था आपके लिए। तो सीए जानते हो क्या बोला? कि सर आप मजाक कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहा शुरू किसने किया बेटा? नहीं समझे क्या? क्या समझे? हाँ, कंपनी भी मजाक ही कर रही थी कि बेटा तूने मजाक शुरू किया है तो ले और सुन, तेरी औकात 50,000 की नहीं है, तू आ रहा है 1 लाख। हाँ बोलो, समझ में आया? ये पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन,
तीसरा, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फोर्थ मैंने बताया, द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन एनी सम पेड अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज और मेड बाय द एम्प्लॉयर। फिफ्थ मैंने बताया था, एनी सम पेड टू गेट एन इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी LIC प्रीमियम वगैरह। सिक्स्थ मैंने बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और नेक्स्ट बताया था 7.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन इन 3 अकाउंट्स में, उसमें कोई एनुअल एक्रीशन होता है। और लास्ट बताया था फ्रिंज बेनिफिट्स। चलिए, मैंने कहा था इन दोनों में फर्क करना सीखो। किन दोनों में? C&T में। पूछूंगा, बताओगे? इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्शन जो है वो या तो एम्प्लॉय के नाम से होगा या तो एम्प्लॉयर के नाम से होगा। नहीं, मैं दोनों बता रहा हूं। यूज इधर भी एम्प्लॉय ही करेगा और इस केस में भी एम्प्लॉय ही करेगा। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अलग अलग कर दें, कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो ना? हाँ, बताओ, कनेक्शन किसके नाम से? एम्प्लॉय, पहला केस। और यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। ऑब्लिगेशन किसका है? पहले केस में एम्प्लॉय का। पेड कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे नाम से कनेक्शन है, मैं यूज कर रहा हूं, जिम्मेदारी भी मेरी है, पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। एक मिनट, दूसरा केस, एम्प्लॉयर का कनेक्शन मैं यूज कर रहा हूं, जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, क्योंकि कनेक्शन उसी के नाम से है। जिसके नाम से कनेक्शन होता है उसी की ऑब्लिगेशन भी होती है। पेड कौन कर रहा है? अब अगर मैं दोनों में, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें, याद रखना, ठीक है ना? बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, यही तो बोला। तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। और उसके बाद मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई either at free of cost or at concessional rate shall be charged to tax only in the case of a specified employee. नहीं, नहीं, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का था तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का था तो टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड। बात खत्म हो गई। यूज तो दोनों में एम्प्लॉय कर रहा है, समझ में आया? इसी तरह गैस वाटर हीटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या जोड़ लोगे कि अगर गैस वाटर हीटर का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है तो ऑब्लिगेशन भी एम्प्लॉय का,
लेकिन पेड अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। लेकिन अगर कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम से था, यूज एम्प्लॉय कर रहा है, पेड एम्प्लॉयर कर रहा है, तो टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। समझ में आया फर्क? मान लो हमने कोई डोमेस्टिक एम्प्लॉय रखा, किसने? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय रखा, एम्प्लॉय ने अपने घर के लिए कुक रखा, स्वीपर रखा, गार्डनर रखा। अगर उसका पेमेंट महीने का कौन करेगा? एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि रखा अगर एम्प्लॉय ने है तो जो गार्डनर है वो तनख्वाह किससे मांगेगा? एम्प्लॉय से ही मांगेगा। तो ऑब्लिगेशन इज ऑफ द एम्प्लॉय। Now if in that case employer is going to make the payment of the obligation of the employee shall be charged to tax in all the cases। लेकिन कभी कभी एम्प्लॉयर कहता है ये लो मेरी ओर से तुम डोमेस्टिक सर्वेंट, तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय से नहीं मांगेगा क्योंकि उसको रखा किसने? एम्प्लॉयर ने। तो देयर इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू टैक्स ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है फर्क? क्लियर हुआ? और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साल भर, और है कितना सिंपल सा टॉपिक। अब पढ़े शुरू से वो एक बार, अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग को अब केवल इसको डिटेलिंग करना है, ठीक है ना? पहला मैंने बताया रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, the value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee, stock option plan, any sum paid to get an assurance of life of the employee, 7.5 लाख रुपए, उसका annual accretion और fringe benefits। That's it। कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछ सकते हो, नहीं है ना? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? चलो बता ही दे रहे हैं, ये तो कहोगे छोड़ देते हैं। अच्छा सुन लो, इसको हम परक्विजिट नहीं बोलेंगे, ये आता क्वेश्चन में, लेकिन छोड़ देते हैं, बता ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं इसको हम परक्विजिट नहीं बोलेंगे। अगर कोई बीमारी हुई है कोविड-19 से रिलेटेड, हाँ या ना, उसके अगेंस्ट अगर कोई खर्चा करता है मालिक, तो वो हमारा परक्विजिट नहीं माना जाएगा। बस खुश। हम आपको अब एक चीज बताने जा रहे हैं जिसका नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग बहुतायत यूज करेंगे, अधिक मात्रा में यूज करेंगे, और सारा चैप्टर अब हमारा उसी चीज पर ही उसी तरह से चलेगा, और तुम लोग के लिए बड़ा इजी हो जाएगा उसको तैयार करना। हम जो बोलने जा रहे हैं ढंग से सुनो, जो अब तक बताया तो बिल्कुल किनारे कर देना। दिस इज द न्यू वन थिंग एंड दैट इज योर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। दिस इज नोन एज ग्रेच्युटी। Gratuity, normally it is known as after retirement benefit, after retirement benefit। ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। क्या होता है? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, कि रिटायरमेंट के बाद जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहाँ से रिटायर होता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के समय, ग्रेच्युटी के नाम पे। किस नाम से? ग्रेच्युटी। और जाहिर सी बात है, एक तो रिटायर हुआ है, ऊपर से गवर्नमेंट करे कि टैक्स लाओ टैक्स लाओ टैक्स लाओ। एक तो रिटायर हुआ है और गवर्नमेंट उससे क्या मांग रही है? टैक्स। इसको गवर्नमेंट ने माफ किया सेक्शन 10(10) में, लिमिट्स के साथ। किसके साथ? या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला होता है कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट
ऐसे एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कवर होते हैं, मैं केवल एक हिंट दे रहा हूं आज, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से इसी फॉर्मेट पर चलेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ हम लोग को हम कर क्या रहे हैं। डिटेल हम लोग देखेंगे। कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट और दूसरा होता है नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। अगर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है वर्ड ढंग से सुनना जो मैं लिखने जा रहा हूं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ना एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 पढ़ रहे हो तो एग्जेम्प्ट वर्ड बोलोगे। ये हम बार बार बोले हैं। सेक्शन 16 में किताबों ने लिखा है कई जगहों पर द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अरे भैया एग्जेम्प्ट नहीं है, वो डिडक्टेबल है। डिडक्शन और एग्जेम्प्ट में फर्क होता है, तो हर जगह मत यूज करना एग्जेम्प्ट की जगह डिडक्शन, डिडक्शन की जगह एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 की बात आ रही है तो एग्जेम्पशंस की बात हो रही है। यहाँ नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इन तीन में से जो सबसे कम हो, इन तीन में से जो सबसे कम हो, एक्चुअल अमाउंट जितना भी आपको ग्रेच्युटी का मिला है पूरा। दूसरा, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट बना दी है 20 लाख। कितनी? इसके ऊपर का तो माफ होगा ही नहीं, सोचना भी मत। पहले 10 लाख थी, बाद में 20 लाख हो गए। एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम लिमिट 20,000, 20 लाख। ठीक, प्रॉब्लम कितने आएगी? हम पढ़ा नहीं रहे आज, केवल एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा हम लोग को ग्रेच्युटी पढ़नी है। दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेच्युटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया। क्या क्या बोला मैंने? ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन। मेनली ये पढ़ने हम लोग को, मेनली हमको पढ़ने हैं ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेड पेंशन। क्लियर? जिसमें पहला है आपका ग्रेच्युटी, जो सेक्शन 10(10) में कवर हो रहा है। ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। मैंने नाम लिया आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इट मींस इफ यू विल गेट दीज अमाउंट्स आफ्टर द रिटायरमेंट, you will be eligible to get the benefit under this one section. Yes or no? But if you are just going to get these benefits before the retirement, you won't get this benefit under section 10(10). It means the entire amount shall be charged to tax irrespective of the fact whether you are government employee or non-government employee. कितना सिंपल सा है। ये हमारा आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट के बाद मिलेगा तो ही ये सेक्शन 10(10) काम आएगा। अगर ये बेनिफिट हमने रिटायरमेंट के पहले ले लिया तो ये सेक्शन काम ही नहीं आएगा। इसका मतलब चाहे मैं गवर्नमेंट हूं, नॉन गवर्नमेंट हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्लियर है? हाफ मंथ सैलरी on the basis of last drawn salary for each completed years of services or part thereof.
कुछ नहीं समझ में आया। हाफ मंथ सैलरी on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service। हाँ, और पार्ट देयर ऑफ यहां नहीं है। ठीक, ये इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा, इन तीन में से जो सबसे कम होगा माफ हो जाएगा। हाफ मंथ का मतलब क्या होता है? पूरी बाबा, हाफ मंथ का क्या मतलब होता है? दोनों फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, संडे वाला, पहले वाले में हाफ मंथ का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी। मैंने शुरू में हाफ मंथ बोला, अदरवाइज इसको ऐसे बोला जाता है 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। While in the case of non-covered under the gratuity act, half month salary 1/2 month salary on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service and not part thereof। clear है? अच्छा, जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं वो एम्प्लॉइज का कैलकुलेशन इस तरह से होगा। नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते और उनको ग्रेचुटी मिलती है तो उनका कैलकुलेशन ऐसे होगा। गवर्नमेंट ने कहा खूब मेहनत किए तुम लोग, आज रिटायर कर रहे हो, खूब मेहनत किए, 40 साल 8 महीना काम किया आपने, कितने साल, और आज रिटायर कर रहे हो। सुन लो, तो आपको हर 1 साल के बदले हम 15 दिन की सैलरी फोकट में देंगे ग्रेचुटी के नाम पे। मेरी बात समझ में आई? कितने साल आपने अपने दिए? 40 साल, मान लो 40। हर 1 साल के बदले हम आपको 15 दिन की सैलरी फोकट में देंगे आपके रिटायरमेंट पर एज अ ग्रेचुटी। ये इंटाइटलमेंट है, राइट है आपका। हर 1 साल काम करने के बदले हम आपको 15 दिन की सैलरी देंगे, यानी 15 दिन की सैलरी हमें मिलेगी कितने दिन काम करने के, कितने साल काम करने के बदले। अब समझ में आई बात? और यहां पर कितना होता दूसरे केस में? 40। बोलो, 8 महीना हटा देते हैं, कंफ्यूजन हटा देते हैं अभी, ठीक है ना? 40 क्लियर वो। ये तो हुआ 15/26 दिन। 1 महीने की सैलरी कितनी, ये तो बताओ। इसमें अमाउंट है कहां? ना तो ये अमाउंट है ना तो ये अमाउंट है। अमाउंट पाना है तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो। इतने दिन की सैलरी मुफ्त में मिलेगी। जब रिटायर करोगे उस समय की सैलरी के हिसाब से, या जब ज्वाइन किया था उस समय की सैलरी के हिसाब से? जब ज्वाइन किया था तो 100 रुपए पर किया था, 40,000 है। किस बेसिस पर कैलकुलेशन होगा? 40,000। ये है, सुन लो, लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी 40,000, और ये है आपका लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। कितना? यानी एवरेज सैलरी भी एक ही महीने की होती है, नहीं समझे? पिछले 10 महीने का उठाकर डिवाइडेड बाय 10 कर लो, एवरेज हो गया। तो भी ये एक ही महीने की हुई, ये भी 1 महीने की, ये भी 1 महीने की, लेकिन ये पिछली वाली जो सैलरी निकाली है उतना, और ये पिछले 10 महीनों की सैलरी का एवरेज। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया आपका, ये आपका इंटाइटलमेंट है। फर्क क्या है?
ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ है, यानी 40 साल और 8 महीना है तो हम इसको 41 साल मान लेंगे। कितना? और अगर ये 40 साल 8 महीना है तो हम इसको केवल कंप्लीट ईयर वाला ही लेंगे 40। अगर ये 40 साल 11 महीना 20 दिन हो तो है तब भी 40 ही मान। बात समझ में? आप डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ रही है बात? तो हमने ग्रेचुटी के बारे में बताया। दीज आर जो अब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में और नेक्स्ट सेशन में, वो केवल और केवल आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में कहा गया ये सेक्शन 10(10) का बेनिफिट्स है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। दो तरह से एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में तोड़ते हैं, या तो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा या तो नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा। अगर कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा तो तीन में से जो सबसे कम होगा, एक्चुअल अमाउंट 20 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट राउंड सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। हाफ मंथ सैलरी हियर मींस द 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी। सैलरी का मतलब क्या देख लेंगे बाद में, कहो तो बता दे, बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट्स इट, बाद में देखेंगे। और यहाँ पर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में तीन चीजें हैं, तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 20 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी यानी 15 डिवाइडेड बाय 30 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ नहीं है। सैलरी का मतलब यहाँ पर है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। क्या मतलब होता है? छोड़ दे, लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में जब वो डिस्कस हो तो इतना से, ठीक है ना? दिमाग में बस रहना चाहिए कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चीज करेंगे। सैलरी का मतलब ये है बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट्स इट। और यहाँ पर सैलरी, सर सैलरी था कहाँ, कहाँ लिखा था सैलरी? ये लिखा था सैलरी, ये लिखा था सैलरी, ठीक है ना? तो इस सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पर सैलरी का मतलब है यहाँ बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, उफ नहीं इफ, प्लस परसेंटेज। मतलब देखेंगे क्या है नेक्स्ट सेशन में। नहीं समझ में आया? एक बार कहो तो पूरा टेक्स्ट रिवाइज करवा दे या रहने दें? उसका फायदा मिलता है ना, साथ साथ रिवाइज करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? पर्पस तो ये होना चाहिए कि सर आप हमें दिन भर में 10 बार रिवाइज करवाइए। अब ये लोग नहीं समझते तो क्या करें? एक काम करना, नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे लेकिन 2 बार रिवाइज करो, लेकिन घर से एक बार करके आना। जितना ज्यादा यहाँ रिवाइज मेरे मुंह से करवाओगे उतना हमें तैयार होगा। मतलब तुम लोग को तैयार होगा। थैंक यू बच्चों।